Let's start the class. So बेटा हम वेक्टर्स कर रहे हैं. वेक्टर्स आज हमारा थर्ड लेक्चर है वेक्टर का. अभी तक हमने देखना क्या कुछ किया. हमने सिंपल पढ़ा कि वेक्टर का ही मतलब क्या होता है. वेक्टर एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है प्लस में डायरेक्शन भी होती है. अच्छा, फिर हमने इसका थोड़ा सा प्रैक्टिकल मीनिंग भी समझा कि इसका मतलब क्या होता है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का. ठीक है, जैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वाली एग्जांपल लेके. उसके बाद हमने देखा कि वेक्टर में ऐसे ही नहीं कि मुंह उठा के कुछ भी ऐड कर दो. अगर दो वेक्टर्स ऐड कर रहे हैं हो रहे हैं, जैसे एक है मान लो ए वेक्टर, एक है बी वेक्टर. ठीक है, तो हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते कुछ भी अपनी मर्जी से. जैसे कुछ भी, जैसे 2+3 वहां पे जैसे 5 हो जाता है. यहाँ पे सिंपल ऐसे एडिशन नहीं होती. जैसे यहाँ पे 2 एक वेक्टर होगा, अगर 2 के साथ कोई डायरेक्शन मैं साथ में अप्लाई कर दूं, 2a+3b, इसको सीधा ऐड नहीं कर सकते. ये कौन सा वेक्टर है? एक 2 मैग्नीट्यूड का ए की डायरेक्शन में, ए वेक्टर की डायरेक्शन में एक वेक्टर है 2a. ये कौन सा वेक्टर है? 3b. 3 मैग्नीट्यूड का बी की डायरेक्शन में एक वेक्टर है 3b. इन दोनों को सीधा नहीं ऐड कर सकते. इसके लिए कुछ लॉ बनाए हमने. कुछ लॉ बने हुए हैं. कौन सा? जो एक ही लॉ है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या बोलता है बेटा? कि अगर मेरे पास कोई दो वेक्टर्स हैं, अगर मेरे पास कोई दो वेक्टर्स हैं, मुझे इनको ऐड करना है, तो सबसे पहला काम आप क्या करिए बड़े, इनसे एक पैरेललोग्राम कंप्लीट कीजिए. एक पैरेललोग्राम कंप्लीट कीजिए. अब ये दोनों पैरेलल वेक्टर्स हैं. यहीं से हम पैरेलल वेक्टर से समझ लेते हैं क्या होता है पैरेलल या कोलिनियर वेक्टर्स. ऐसे वेक्टर्स जिनकी सपोर्ट क्या होती है, सेम होती है जब पैरेलल होती हैं. ऐसे वेक्टर्स जिनकी सपोर्ट्स सेम होती हैं जब पैरेलल होती हैं. और पैरेलल वेक्टर्स को हमने आगे कैटेगराइज किया था बच्चों. वो किया था एक लाइक वेक्टर्स और एक अनलाइक वेक्टर्स में. पैरेलल वेक्टर्स को एक हमने लाइक वेक्टर्स, एक हमने अनलाइक वेक्टर्स में. लाइक वेक्टर्स जिनकी सेंस सेम होती है, और अनलाइक वेक्टर्स जिनकी सेंस ऑपोजिट होती है. जिनकी सेंस सेम होती है और जिनकी सेंस ऑपोजिट होती है. अच्छा, इक्वल वेक्टर्स में क्या होता है बच्चों? इक्वल वेक्टर्स में दो वेक्टर्स इक्वल तब होते हैं जब उनका मैग्नीट्यूड इक्वल होता है. इक्वल वेक्टर्स में जब उनका मैग्नीट्यूड इक्वल होता है, और जब उनकी जो स्पोर्ट्स हैं वो पैरेलल होती हैं. स्पोर्ट्स को पैरेलल होना पड़ेगा, जब एक ही स्पोर्ट हो तब भी काम चल जाएगा. और उनकी सेंस भी सेम होनी चाहिए. और उनकी सेंस भी सेम होनी चाहिए. अब एक बच्चे ने डाउट पूछा था कि सर सिर्फ सेंस सेम लिखने से क्या सेकंड पॉइंट कवर नहीं हो जाता? हाँ, हो जाता है इन शॉर्टर वे. अगर हम उसको अच्छे से समझना चाहते हैं तो 3 स्टेप्स लिखने बहुत जरूरी है मैग्नीट्यूड. अगर सेम सेंस हो जाए ना, तो सेम सेंस में बच्चे सिर्फ इतना ही समझते हैं कि वो बस यही इसी स्पोर्ट से लेना पड़ेगा हर कुछ. सेम सेंस थोड़ा शायद आप लोग समझ गए होंगे कि सेंस सेम होने का मतलब बस इतना समझा जाता है. तो पैरेलल वाली कंडीशन लिखनी भी जरूरी हो जाती है. बाकी सिर्फ थियोरेटिकल पार्ट है, हमें उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना आना चाहिए. अच्छा, अब हम पैरेललोग्राम लॉ पे ही आते हैं. पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता है कि अगर दो वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर, आप इनका ऐड करना चाहते हो तो एक पैरेललोग्राम कंप्लीट करो इन दो वेक्टर से. देखो, इन दो वेक्टर्स को दो एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम बना लो एक पैरेललोग्राम कंप्लीट करके. तो इनके को इनिशियल जो डायगोनल होगा, अब को इनिशियल वेक्टर्स क्या होते हैं बच्चों? जिनका सेम इनिशियल पॉइंट होता है. और को टर्मिनल भी वही वेक्टर होता है जिनका सेम टर्मिनल पॉइंट होता है. तो जो ये एक नया वेक्टर सा दिख रहा है आपको, ये बन जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर. ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इसकी डायरेक्शन होगी इस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, जो एक नया वेक्टर बना सी वेक्टर, इन दोनों की एडिशन. और इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, इस डायगोनल की लेंथ होगी, वही हमारा क्या बन जाएगा बच्चों? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के नॉट. ठीक है, क्या ये बात सबको समझ आ रही है बच्चों? सबको क्लियर है? यस सर. अच्छा, फिर हमने जो एक इंपॉर्टेंट चीज पढ़ी थी, वो हमने पढ़ी बेटा पोजीशन वेक्टर. पोजीशन वेक्टर,
पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट, ये बात हमेशा याद रखना, एक बार मन में बसा लो कि एक पॉइंट के लिए ही पोजीशन वेक्टर डिफाइन होता है। पोजीशन वेक्टर इज डिफाइंड फॉर ओनली अ पॉइंट। अगर मेरे पास एक पॉइंट फिक्स, अब ये तो मेरा चलो ओरिजिन पॉइंट है, एक रेफरेंस पॉइंट है, इस पॉइंट पी का मैं ओरिजिन वेक्टर निकालना चाहता हूँ, तो इसको वेक्टर, पोजीशन वेक्टर क्या होगा, ये वाला ओ टू पी। ओ टू पी वेक्टर is a position vector of point P। होप सो क्लियर हो गया होगा। अच्छा, अब मेरे पास, मैंने आपको एक चीज सिखाई थी, अगर एक पॉइंट P है, एक पॉइंट Q है, मुझे P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर पता है, मुझे Q पॉइंट का पोजीशन वेक्टर पता है। ये मान लो स्मॉल p वेक्टर है, ये स्मॉल q वेक्टर है, तो p टू q वेक्टर का पोजीशन वेक्टर के p टू q वेक्टर क्या बनेगा बच्चों, याद करो, q वेक्टर माइनस p वेक्टर। क्या याद है बेटा टेक्निक? क्या याद है बच्चों? पहले क्यू वेक्टर फिर माइनस पी वेक्टर, याद है बच्चों ये वाला? Yes, sir. अच्छा, अगर हमने क्यू टू पी वेक्टर लिखना है तो कैसे लिखेंगे बच्चों? पी वेक्टर माइनस क्यू Two वेक्टर, vector. ठीक है। ये पोजीशन वेक्टर नहीं रहा, अब ये क्यू पी वेक्टर है। हाँ, ये पोजीशन वेक्टर ओपी और पोजीशन वेक्टर ओक्यू से आ गया। क्या बात समझ आई क्या नहीं आई बच्चों? क्लियर है? Yes, sir. अच्छा, उसके बाद मैंने आपको एक क्वेश्चन डाला था घर के लिए करने को। मैंने कहा था आप लोगों को कि आप इंटरनल डिवीजन वाला वो बात करके लाइएगा। 2 मिनट। इंटरनल डिवीजन, अब इंटरनल डिवीजन में मैंने आपको क्या बताया था बच्चों कि ये पॉइंट ओ है, यहाँ पे एक ए मान लो पॉइंट, यहाँ पे एक बी पॉइंट है, यहाँ पे एक सी पॉइंट है, ठीक है। ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हमें पता है, ए वेक्टर, ये ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है। साथ साथ बच्चों नोट्स बनाना, ठीक है। ये ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, ये बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है पी वेक्टर। और मेरे पास एक ए बी में बोल लो या बी ए में एक इंटरनली ऐसा पॉइंट है सी, जो ए बी या बी ए को एम रेशो एन में बांट रहा है, जो ए बी को एम रेशो एन में बांट रहा है, एम रेशो एन में ये इसको बांट रहा है। अगर ये इसको एम रेशो एन में बांट रहा है तो मुझे सी के पोजीशन वेक्टर्स ढूंढने आने चाहिए। सी के कैसे निकलेंगे? एम टाइम्स बी वेक्टर n times a vector by m plus n is a position vector of C। मतलब C पॉइंट के पोजीशन वेक्टर, जिसको C वेक्टर बोला जा सकता है, इसको लिख लो C पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। अच्छा, क्या आप लोगों ने घर पे इसका प्रूफ किया बच्चों? क्या प्रूफ किया बेटा सबने इसका? श्रेयास ने किया, वेरी गुड। और किया कि नहीं किया? सर हुआ नहीं। देखो बच्चों कैसे करना है इसको। बड़ा ही सिंपल कैसा फंडा है, जैसे हम, चलो अब क्या बोलें, ऐसे बोल सकता हूं, AC by CB is equals to M by N। AC is equals N times AC is equals to M times CB। ये बात ओके है? इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, इस बात को, N times AC वेक्टर is equals to M times CB वेक्टर। बात समझ रहे हो? ये तो अभी एक ही 0 डिग्री एंगल पे है, एक स्ट्रेट लाइन तो है। ये बात समझ पा रहे हो? Yes, sir. अच्छा, अब मैंने इसके पोजीशन वेक्टर को सी वेक्टर माना था, फॉर एग्जांपल एज्यूम किया था, एज्यूम। तो एसी वेक्टर कैसे निकलेगा? आप लोग बता सकते हो एसी वेक्टर?
सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, दोनों के पोजीशन वेक्टर्स को, m टाइम्स सी बी वेक्टर कैसे निकले थे, बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर। क्या क्लियर है ये? बेटा जब तक आप बताओगे नहीं तो फिर कोई फायदा नहीं है इस क्लास का, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ सबको। तो क्या ये क्लियर है बेटा? ये कैसे लिख दिया? नहीं क्लियर है तो कुछ, क्लियर है सर। अच्छा मल्टीप्लाई कर देते हैं, n टाइम्स सी वेक्टर, n टाइम्स ए वेक्टर, m टाइम्स बी वेक्टर, m टाइम्स सी वेक्टर। सी वेक्टर वाली टर्म्स को एक साथ लिखते हैं, m टाइम्स सी वेक्टर, n टाइम्स सी वेक्टर, m टाइम्स बी वेक्टर प्लस n टाइम्स ए वेक्टर। सी वेक्टर को कॉमन निकालते हैं, m प्लस n, m टाइम्स बी वेक्टर, n टाइम्स ए वेक्टर। तो सी वेक्टर बच्चों क्या आ गया, m टाइम्स बी वेक्टर, n टाइम्स ए वेक्टर बाय m plus n. Here we got the C vector. And what this C vector is, it is a position vector of point C. यहाँ पे मैं वेक्टर्स को क्यों लगा पाया, क्योंकि वो एक स्ट्रेट लाइन में थे। ठीक है, क्या बात समझ पाए बेटा? यस सर। Yes, sir. चलो ये होता है इंटरनल डिवीजन। क्या समझ गए ना सारे बच्चे? Yes, sir. अच्छा, अब ऐसे ही बेटा देखो, एक्सटर्नल डिवीजन क्या होती है? एक्सटर्नल डिवीजन, अब आप लोगों को ही प्रूफ करके दिखाना है, जैसे मर्जी मान लो। यहाँ पे मान लो ए पॉइंट है, यहाँ पे मान लो बी पॉइंट है, ये एक ओरिजिन फिक्स है, इसके पोजीशन वेक्टर है ए वेक्टर, इसके पोजीशन वेक्टर है बी पॉइंट के बी वेक्टर। ए बी को जब हम प्रोड्यूस कर रहे हैं तो यहाँ पे एक पॉइंट है सी जो ए बी को एम रेशो एन में बांट रहा है, वही जुगाड़ है सारा पहले वाला, एम रेशो एन में बांट रहा है। तो हमें सी के पोजीशन वेक्टर ढूंढ पाएंगे, सी के पोजीशन वेक्टर हम ढूंढ पाएंगे कैसे? वही अप्रोच कैसे याद करते हैं, एन टाइम्स दूर वाला वेक्टर याद होगा, एन टाइम्स दूर वाला माइनस एम टाइम्स जो बच गया डिवाइडेड बाय एन माइनस एम, ये होंगे पोजीशन वेक्टर सी वेक्टर। और ये सी वेक्टर क्या है? पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट सी, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट सी। चलो करो बेटा जल्दी। श्रेयस का हो गया, वेरी गुड। और बेटा करो, कम ऑन, थोड़ा एफर्ट लगाओ, अब तो आप लोगों का हो जाना चाहिए। करो करो जल्दी करो। ठीक है, क्रिश का भी हो गया।
देखो बेटा कैसे करना है, अब जिसका नहीं हो पा रहा, देखो हमें इसको कैसे लिखना चाहिए, जैसे सी ए बाई सी बी, सिंपल ज्योमेट्री। सी ए बाई सी बी हमें क्या दिया हुआ है बच्चों, एम बाई एन, एन टाइम्स सी ए इज इक्वल्स टू एम टाइम्स सी। बेटा क्या ये सबको समझ आया, एन टाइम्स सी ए इज इक्वल्स टू एम टाइम्स सी बी। अच्छा, उसके बाद बेटा हमें क्या करेंगे, एन टाइम्स सी ए बाई एम टाइम्स सी बी, इसको हम ऐसे लिख दूं, एन टाइम्स सी ए वेक्टर एम टाइम्स सी बी वेक्टर, ऐसे भी तो लिख सकते हैं क्योंकि वो एक लाइन में है ना, इस वजह से। अच्छा, मैं यहां पे लिखता हूं, बिकॉज ए बी सी आर ऑन सेम स्ट्रेट लाइन। अच्छा, n टाइम्स सी ए वेक्टर m टाइम्स सी बी वेक्टर, इसका मतलब अगर अभी क्लियर भी नहीं है ना, थोड़ा धीरे पता लग जाएगा अभी। देखना कैसे, अब काम करते हैं, n टाइम्स सी ए m टाइम्स सी बी वेक्टर, सी ए वेक्टर को लिखने का क्या तरीका होगा पोजीशन वेक्टर्स के रिस्पेक्ट में, इसको मैं लिख सकता हूं a वेक्टर माइनस ऑफ सी वेक्टर m टाइम्स b वेक्टर माइनस ऑफ सी वेक्टर। नाउ वी हैव टू सॉल्व, n टाइम्स a वेक्टर n टाइम्स c वेक्टर m टाइम्स b वेक्टर माइनस m टाइम्स c वेक्टर। c वाली टर्म्स को एक तरफ रखते हैं, m टाइम्स c वेक्टर n टाइम्स c वेक्टर m टाइम्स b वेक्टर n टाइम्स a वेक्टर, c वेक्टर को बाहर कॉमन m माइनस n, m टाइम्स b वेक्टर माइनस n टाइम्स a वेक्टर अपॉन m माइनस n। तो ये एक ही बात है, और अगर इसको सुंदर बना के लिखना हो और सेंस में लिखना हो तो ऐसे लिख लो, n टाइम्स a वेक्टर माइनस m टाइम्स b वेक्टर अपॉन n माइनस m। होप सो अंडरस्टैंड कर लिया होगा सबने, माइनस कॉमन निकाल के काट दिया। क्या बेटा समझ आ गया ये सबको, क्या ये सबको समझ आ गया बेटा? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अब बात को समझो। अब यहीं से मिड पॉइंट फार्मूला भी जनरेट होता है, मिड पॉइंट फार्मूला, इसके लिए हमें थोड़ा कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत थोड़ी है, बात समझ रहे हो ना, एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत थोड़ी है। ये हमारा ओरिजिन है, ये हमारा ओरिजिन है, ये है ए वेक्टर, ये है बी वेक्टर, ए बी, इनके मिड में एक ऐसा पॉइंट है सी, मतलब जो 1:1 में बांट रहा है, या 2:2 मान लो, 3:3, बिल्कुल आधे में पड़ा है। तो सी के पोजीशन वेक्टर हम कैसे लिख पाएंगे, जो ये सी का पोजीशन वेक्टर होगा, ये कैसे लिख पाएंगे ओ सी वेक्टर को, बोलो बच्चों, ओ सी वेक्टर, इसको ओ बी वेक्टर को मैंने बी वेक्टर बोल दिया, ओ ए वेक्टर को मैंने ए वेक्टर बोल दिया। इसका मतलब क्या होता है कि ये पोजीशन वेक्टर है ए पॉइंट का, पोजीशन वेक्टर है बी पॉइंट का, समझ रहे हो? अब ओसी वेक्टर को मैं कैसे लिख पाऊंगा भाई, सीधी सी बात है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बाय 2। क्या ये बात समझ रहे हो सारे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बाय 2 बच्चों? Yes, सभी को sir. समझ आ गया, सभी को? कौन कौन है आज क्लास में, लेट मी सी। युवराज, वंश, वैशाली, वैद्या, उत्सव, सुखप्रीत, श्रेयस, शोभित, शिवांश, संचित, संभव, राघव, पलक, पाहुल, ओम प्रकाश, निकिता, नवराज, कृष, कृषिका, कंश, कीरत, झंकार, इशिता, इशित, हर्षिता, बंसल, गौतम, ध्रुव, अर्शजोत, अर्श, अंजना, भाल, अनिक, आदित्य, अभी, ना तो तनुश्री है, ना हर्षप्रीत है, ना लवन्या है। ये बात समझ आया बेटा सबको? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अब हमारे पास क्या है, देखना एक और छोटा सा ये एक्सपेरिमेंट सा है, आगे जाके आपके काम आएगा। हमने ये पढ़ा अभी कि ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट है सी, ठीक है बच्चों, यहाँ पे एक पॉइंट है सी,
यहाँ पे है हमारा ओरिजिन है, या फिर इसके मिड में कोई पॉइंट है सी। अगर हमें ये पता लग जाए कि जो ये सी पॉइंट है इसको इंटरनली या फिर एक्सटर्नली काटेगा इसी लाइन के ऊपर, तो हम उसके पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर लिख पाएंगे इन दोनों की हेल्प से। यही होता है इंटरनल डिवीजन और एक्सटर्नल डिवीजन फॉर्मूला। अब इसके पोजीशन वेक्टर थे ए वेक्टर, इस पॉइंट के पोजीशन वेक्टर थे बी वेक्टर। मान लो ये इसको m/n में बांट रहा है, तो हमने सी वेक्टर को कैसे लिखा? अगर इसके सी वेक्टर है पोजीशन वेक्टर, तो हमने सी वेक्टर को लिखा n टाइम्स ए वेक्टर प्लस m टाइम्स बी वेक्टर अपॉन n प्लस m। अब बेटा इसको देखो थोड़ा ध्यान से, n/n प्लस m ए वेक्टर प्लस m/n प्लस m बी वेक्टर। इसको मैं पुट कर सकता हूँ, तुम लोग कुछ भी पुट कर लो। लैम्डा की फॉर्म्स में वैसे आज तक करते आए हैं मैथ में, λ1 λ2। क्या ये बात समझ आई? और ध्यान से देखो λ1 प्लस λ2 1 बन रहा है, n/m प्लस n प्लस m/m प्लस n 1 बन रहा है। क्या ये बात समझ पा रहे हो? क्या ये बात समझ पा रहे हो कि Yes, sir. नहीं? मतलब एक अलग सेंस में लिखने का तरीका है। अभी इसमें इसको मैंने आपको क्यों लिखाया लीनियर कॉम्बिनेशन में, ये आपको ना आगे जाके अभी समझा दूंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है चैप्टर का, यहाँ पे लिख लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द चैप्टर, जिनको आईआईटी के रिस्पेक्टिव में पढ़ना। सी वेक्टर इज इक्वल्स टू λ1 टाइम्स ए वेक्टर प्लस λ2 टाइम्स बी वेक्टर। मतलब अगर उसी के ऊपर एक पॉइंट होता है, थोड़ा मैं अगर आपको थोड़ा सा हल्का सा आइडिया दूं, अगर मेरे पास कोई एक लाइन है, ए वेक्टर और बी वेक्टर उसके एंड पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर्स हैं, और हमें इसी के ऊपर कोई एक वेक्टर ढूंढना है ना, इसी के ऊपर एक पॉइंट के पोजीशन वेक्टर्स ढूंढने हैं, तो वो इन दोनों के कुछ लीनियर कॉम्बिनेशन ही होंगे। वो इन दोनों का कुछ लीनियर कॉम्बिनेशन ही होगा। ये बात समझ पा रहे हो? क्या थोड़ा समझ पा रहे हो कि वो इन दोनों वेक्टर्स का ही कुछ लीनियर कॉम्बिनेशन होगा, लीनियर कॉम्बिनेशन? क्या समझ पा रहे हो? Yes, sir. इस बात को याद रखना और इसको लिख लेना हिंदी में, जब मैं पूछूंगा आप लोगों को आएगी नहीं। इसको लिख लेना जितना अच्छे से तुम लिख पाओ। सर हम्म सर जब भी अपने क्या है एक बार दोबारा बता दो। क्या बताना है सर, बताए। सर लैम्डा वाला। इसको λ1 पुट कर दिया, इसको λ2 पुट कर दिया। सी वेक्टर इज टेकन एज λ1 टाइम्स ए वेक्टर प्लस λ2 टाइम्स बी वेक्टर। ये लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा गया। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो, यहाँ पे एक कंडीशन लग रही है λ1 प्लस λ2 1 है। मैंने आपको अभी ये बताया कि बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको लिख लो। क्योंकि क्या हुआ कि हमारे पास ए वेक्टर और बी वेक्टर एक लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर्स थे, लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर्स थे। तो यहाँ पे इसके ऊपर कहीं पे भी, चाहे वो इंटरनली या एक्सटर्नली, अगर हमें किसी भी पॉइंट के पोजीशन वेक्टर्स ढूंढने हैं तो हम इन दोनों की हेल्प से ढूंढ पाएंगे, either by using internal division formula or by external division formula, depending upon the point is on internal side or it may be on external side। तो वो जो वेक्टर बनेगा उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, वो इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन से लिखा जाएगा, वो इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन से लिखा जाएगा। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा था। क्या समझ आया बच्चे? यस सर। हाँ, इस बात को लिख लेना, चैप्टर के आगे जाके आपको बहुत काम में आएंगी। अगर ये आपको आज समझ आ गया छोटा सा कंसेप्ट, बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं। आपको पता है रैंक बहुत छोटी छोटी चीजें करके बनता है, बहुत बड़ी चीज करके कभी रैंक नहीं बना आज तक किसी का। बहुत छोटी छोटी चीजें जो हमें सुधारनी होती हैं, जैसे टाइम वेस्ट ना करना किसी भी रिस्पेक्ट में, और छोटी छोटी चीजें, अच्छे से खाना पीना, अपनी पढ़ाई को लेके कॉन्शियस रहना हर टाइम। बहुत छोटी छोटी चीजें अगर आप सही कर लोगे तो आपका एक अच्छा रैंक बनेगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, एक दो क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन लिखो।
if G is the centroid, if G is the centroid of a triangle ABC, prove that GA vector plus GB vector plus GC vector is equals to 0 vector. करो बच्चों, प्रूफ करो। काफी इजी है अगर आप ध्यान से कर पाओ। पोजीशन वेक्टर की हेल्प से काफी कुछ इजी हो जाता है। ए बी सी, अब देखना सेंट्रॉइड की बात कर रहे हैं तो मीडियंस की बात कर रहे होंगे पक्का। ये मीडियन, ये मीडियन, ये मीडियन, और टेक्निकली जो सेंट्रॉइड होता है वो क्या होता है बच्चों? ज्योमेट्रिकल सेंटर भी होता है ट्राइंगल का। ये इसके पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर मान लेते हैं, इसके पोजीशन वेक्टर बी वेक्टर मान लेता हूं, इसका पोजीशन वेक्टर सी वेक्टर। एक्चुअली जो पोजीशन वेक्टर का कंसेप्ट है ना, वो वेक्टर्स में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को लाने के लिए ही क्रिएट किया गया है। आप समझ पा रहे हो थोड़ा सा? यस सर। अब जो ये जी होगा, क्या आप मुझे पहले ये प्रूफ करके दिखा सकते हो कि जो ओजी वेक्टर होगा, जो हमारे पास ओजी वेक्टर का मतलब जो सेंट्रॉइड है, सेंट्रॉइड एक पॉइंट है ना, सेंट्रॉइड का जो पोजीशन वेक्टर होगा, पोजीशन वेक्टर होगा वो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बाय 3 होगा। ये तो सारे बच्चे प्रूफ कर पाएंगे यार, होप सो। पहले बच्चों ये प्रूफ करके दिखाओ, और काफी इजीली दिख रहा है वो। सर डन। ठीक है, ये वाला डन क्या, ये वाला डन? सर ऊपर वाला डन। अच्छा, तो उसके लिए तो इसकी जरूरत पड़ी होगी भाई। यस सर। तो देखो बेटा, मैं करता हूं। पहले तो मैं आपको ये प्रूफ करके दिखाता हूं। कुछ नहीं है, इस पॉइंट के पोजीशन वेक्टर्स आप मुझे बता सकते हो, क्योंकि ये मीडियन है 1:1 में बांटेगा। इस पॉइंट के जो पोजीशन वेक्टर होंगे, मैं पॉइंट को कुछ नाम नहीं दे रहा बाय टू वेस्ट टाइम, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। अब मुझे पता है सेंट्रॉइड आल्सो डिवाइड्स द मीडियन इन 2:1। वी नो दिस, वी ऑलरेडी डू दिस प्रूफ इन आवर इंस्टीट्यूट क्लासेस। ये 2:1 में होगा। अगर ये 2:1 के फॉर्म में टूटेगा तो अब मैं इस पॉइंट के पोजीशन वेक्टर लिख पाऊंगा 2 टाइम्स इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, 2 टाइम्स इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर प्लस 1 टाइम्स इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, 1 टाइम्स इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर अपॉन 2 + 1 इज इक्वल्स टू जी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। मैं पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बोल रहा हूं, ये अपने जहन में बिठा लेना बेटा, जी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। इसको हमने ओजी वेक्टर भी बोला। अब ये क्या बन गया हमारे पास बच्चों? ए वेक्टर, थोड़ा सुंदर से लिख दिया, बाय 3। क्या ये बात समझ पाए सारे अच्छे से? पहले यहां तक बताओ, क्या समझ पाए सारे? Yes. बस अब तो जो हमें प्रूफ करना है उसमें वैल्यूज पुट करनी है और फिर चेक करना है क्या सी वेक्टर 0 वेक्टर बन रहा है। अब देखना बच्चों, G2A वेक्टर क्या बनेगा, G2B वेक्टर क्या बनेगा, G2C वेक्टर क्या बनेगा। ये हमारे पास एक्चुअल G2A वेक्टर, G2A वेक्टर क्या बनेगा, A वेक्टर का पोजीशन वेक्टर माइनस G पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। ठीक है, A पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या था, A वेक्टर, माइनस G पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या था, यही तो है, A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर बाय 3 प्लस यहाँ पे GB वेक्टर का B वेक्टर माइनस A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर बाय 3, यहाँ पे GC वेक्टर का C वेक्टर माइनस A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर बाय 3। अच्छा, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे?
अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो, थोड़ा ऑरली हो जाए, ए प्लस बी प्लस सी को साथ में लिख लो, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, एक तिहाई हिस्सा, 1/3 पार्ट, 1/3 पार्ट, 1/3 पार्ट, सारे मिलके क्या बना देंगे, पूरा पार्ट। क्या समझ पा रहे हो? Yes, sir. तो यहां से ये उड़ गए पूरे पूरे, 0 वेक्टर बन गया। अब वेक्टर को सॉल्व करके एक वेक्टर आएगा, तो टेक्निकली मैंने 0 के ऊपर एक डायरेक्शन लगा दी। क्या बात समझ पा रहे हो बच्चों? Yes, sir. क्या सभी बात समझ पा रहे हैं बेटा? Yes, sir. बस, तो कहानी खत्म, आगे बढ़े। Yes. चलो एक आईआईटी का क्वेश्चन करते हैं, जैसे बहुत इजी है अगर हम ध्यान से करें। Show that line joining one vertex of a parallelogram to the midpoint of an opposite side trisects the diagonal and is trisected thread। जब आईआईटी का सब्जेक्टिव पेपर होता था ना बच्चों, ये तब आया था, और वो ही असली पेपर होता था आईआईटी का, ये माना जाता है, मुझे भी यही लगता है। पहले समझो, डरो मत, डोंट बी थ्रेट। आप सभी कर पाओगे अगर मन से करो। Showed that the line joining the one vertex of a parallelogram to the midpoint of an opposite side trisects the diagonal। कम से कम वेरिएबल्स को लेके आओ, कम से कम वेरिएबल्स को। तो उसके लिए मैं आपको एक हिंट दे देता हूं, कम से कम वेरिएबल्स को लेके आने का मेथड क्या रहेगा। आप किसी एक पॉइंट को ओरिजिन पहले ही मान लो, जैसे ओ ए बी सी मान लो। इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या बनेगा, ए वेक्टर। अच्छा, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या बनेगा, किसी को कुछ भी मान लो। इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आप बी वेक्टर मान लो। अगर आप इसका बी मानोगे तो हम इसका कैसे निकालेंगे, इसके निकालने में दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि ये और ये बात तो एक ही है। आप समझ रहे हो, ये पॉइंट और ये पॉइंट तो एक ही बात होंगी। मत कहने का मतलब ये वाला वेक्टर ए बी वेक्टर और ओसी वेक्टर तो एक ही बात होगा। यस। पोजीशन तो ओ से नहीं निकालना होता। हाँ हाँ, मैं पॉइंट की नहीं बात कर रहा, मैं ए बी वेक्टर और ओसी वेक्टर को इक्वल वेक्टर से बोल रहा हूँ। ए बी वेक्टर एंड ओसी वेक्टर आर इक्वल वेक्टर्स, तो मैं ये बोल रहा हूं बच्चों कि अगर मैं सी पॉइंट, तुम ऐसे मान लो, अगर मैं बी पॉइंट के वेक्टर को, पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को बी वेक्टर बोल रहा हूं, जैसे कहने का मतलब ये बी वेक्टर होगा ना, अगर आप तुम समझ पाओ इन दोनों को ज्वाइन करके, ये ओ बी वेक्टर इज बी वेक्टर। ध्यान से देखो, ओ ए वेक्टर इज ए वेक्टर, ओ बी वेक्टर इज बी वेक्टर, समझ रहे हो। तो मैं क्या ओसी वेक्टर को लिख सकता हूं किसी जुगाड़ से, ओसी वेक्टर को, ओसी वेक्टर को ए वेक्टर और बी वेक्टर की टर्म्स में।
सर बी वेक्टर माइनस सर ए बी वेक्टर। वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ओसी वेक्टर कैसे लिखूंगा? बी वेक्टर माइनस ए। वेक्टर माइनस ए वेक्टर। बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, पक्की बात है? यस। बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर कैसे लिखा? क्योंकि ओसी वेक्टर तो ए बी वेक्टर ही है, इक्वल वेक्टर्स है, और इसका पोजीशन वेक्टर इसका पोजीशन वेक्टर से लिख दिया। अच्छा, अब ये सबके पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर्स आ गए। अब मुझे क्या शो करना है? शो दैट द लाइन ज्वाइनिंग द वन वर्टेक्स ऑफ अ पैरेललोग्राम टू द मिड पॉइंट ऑफ एन ऑपोजिट साइड। लाइन ज्वाइनिंग from the one vertex of a parallelogram to the midpoint of an opposite side। कहाँ से मारे? जहां से भी ले लो, यहां से ले लेते हैं, मिड पॉइंट ऑफ एन ऑपोजिट। अच्छा, अब मैं यहां पे था, हमें प्रूफ क्या करना है? जस्ट गिव मी मिनट, कोई बच्चे आ रहे हैं। हमें करना है शो दैट द लाइन ज्वाइनिंग द वन वर्टेक्स ऑफ अ पैरेललोग्राम टू द मिड पॉइंट ऑफ एन ऑपोजिट साइड ट्राइसेक्ट्स द डायगोनल एंड इट इज अ ट्राइसेक्टेड थ्रेड। ये डायगोनल को ट्राइसेक्ट करेगा। मतलब अगर मैं यहाँ पे ये डायगोनल बना लूं, ये डायगोनल बना लूं, सारे टाइम पे नहीं आते। अगर मैं यहाँ पे ये डायगोनल बना लूं तो ये क्या कर रहा होगा? ये वाला वेक्टर इसको एक और दो की रेशो में बांट रहा होगा। क्या ट्राइसेक्ट का मतलब समझ पा रहे हो? ये वाला टुकड़ा एक होगा, ये दो होगा। सर ए से ड्रॉ भी करने एक और मिड पॉइंट पे। मेरे भाई पढ़ तो ले। लाइन ज्वाइनिंग द वन वर्टेक्स ऑफ अ पैरेललोग्राम टू द मिड पॉइंट ऑफ एन ऑपोजिट साइड ट्राइसेक्ट्स द डायगोनल। वन वर्टेक्स अगर हम ए से ड्रॉ करेंगे तब भी वो ट्राइसेक्ट करेगा, फिर वो एक और दो के पार्ट में होगा। अगर ए से भी ड्रॉ कर देंगे फिर एक 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 हो जाएगा। ट्राइसेक्टेड थ्रेड तो यही हुआ ना। बात समझ रहे हो? यस नो सर। सर। क्रैम काय को करनी है यार चीजें, बस अब प्रूफ कर दो। इस पॉइंट को कुछ भी मान लो, ओ ए बी सी डी, इस पॉइंट को डी मान लो, इस पॉइंट को डी मान लो। अब अगर ये डी मिड पॉइंट है तो इसके पोजीशन वेक्टर कैसे लिख पाऊंगा मैं? इसके पोजीशन वेक्टर तो जीरो वेक्टर ही है खुद ही, तो ये ए वेक्टर बाय टू ही हो गया। बात समझ रहे हो बच्चों? ये डी पॉइंट के पोजीशन वेक्टर, डी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। बस अब हम मुझे इस पॉइंट के पोजीशन वेक्टर एक्चुअल में ढूंढने हैं, इस पॉइंट के पोजीशन वेक्टर्स। या फिर आप ऐसे समझ लो कि पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट जो इसको 2:1 में बांटे। एक ऐसे पॉइंट के पोजीशन वेक्टर ढूंढो जो इसको 2:1 में बांटे। देखो ना बेटा, कितना इजी काम है। मैं यहां से एक क्या काम कर रहा हूं? एक ऐसे पॉइंट के पोजीशन वेक्टर्स ढूंढ रहा हूं जो इसको एक और दो की रेशो में बांटे। इस पॉइंट के पोजीशन वेक्टर ढूंढना इन दो की हेल्प से। जल्दी ढूंढो। जल्दी ढूंढो इस पॉइंट के पोजीशन वेक्टर्स। इसको आप नाम दे लो ई पॉइंट का, इसको आप नाम दे दो ई पॉइंट का। जल्दी ढूंढो इन दो की हेल्प से। देखो ना यार, बी वेक्टर क्या बाय 3। बी वेक्टर बाय 3 बन गया। ई वेक्टर, स्मॉल ई वेक्टर लिख लो, बी वेक्टर बाय 3 बन गया। अच्छा, अब अगर इसको मैं 2 और 1 लिखूं, इन दोनों की हेल्प से ढूंढना, सी और डी की हेल्प से। बी वेक्टर बाय 3। बी वेक्टर बाय 3 फिर से बन गया। यहां से भी बी वेक्टर बाय 3 बन गया। तो अब इससे क्या प्रूफ हो गया? अगर आप ध्यान से देखो, इससे क्या चीज प्रूफ हुई है बेटा?
कि जो ये ई पॉइंट है इसको भी ट्राइसेक्ट कर रहा है और इसको भी ट्राइसेक्ट कर रहा है। क्या बात समझ आई क्या नहीं आई Yes, sir. सभी को? Yes, sir. ऑपोजिट साइड डायगोनल को ट्राइसेक्ट कर रही है और वो ट्राइसेक्टेड थ्रेड है और खुद भी हो रहा है। बात समझ रहे हो? ये बात समझ रहे हो? चाहे आप इधर से ड्रॉ करते फिर भी वो एक ही बात थी। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर ये जो सी डी सर सर वी वेक्टर बाय 3 कैसे हो गया? सी डी कहाँ हुआ है बी वेक्टर बाय 3? ये ई पॉइंट के पोजीशन वेक्टर हैं 2 टाइम्स दिस वेक्टर प्लस 1 टाइम्स दिस वेक्टर बाय 3। ई पॉइंट के पोजीशन वेक्टर हैं बेटा इन दोनों के रिस्पेक्ट में। कुछ पूछना किसी से को पूछो। शोभित पूछो। सर मैंने पूछना है सर। सर जी हमने हाँ। तो ऑलरेडी मान लिया था कि ओ बी वेक्टर ट्राइसेक्ट हो रहा है, इसलिए हमारे पास ओ ई वेक्टर की वैल्यू b/3 आई। हाँ सर मान इसमें लिया। हमने क्या प्रूव किया? सर इसमें हमने हमने क्या प्रूव किया था? मैंने ये प्रूफ किया है कि जो ये एक डायगोनल है ठीक है और एक यहां से ये एक लाइन है ठीक है, इस लाइन पे जो ट्राइसेक्टेड पॉइंट है ई यस सर। और इस लाइन पे जो ट्राइसेक्टेड पॉइंट है ई वो एक ही बात है। अगर वो एक ही पॉइंट होगा तो अब तू रिवर्स सोच के देख, तो वो पॉइंट इसको भी 2:1 की रेशो में बांटेगा, इसको भी 1:2 की रेशो में, जा इसको 2:1 की रेशो में बांटेगा। तो वो समझ गया पॉइंट सर। एक तरह से ट्राइसेक्ट कर रहा है ना, ट्राइसेक्टेड थ्रेड है, ये बात है। क्या बात समझ पाए सर वैसे बच्चों? क्वेश्चन देख के ना ये पता ही नहीं चल रहा था कि ये प्रूव करना है। यही तो आईआईटी की बात है ना भाई। अब आगे से तुम लोग को पता लगने लग जाएगा, जैसे जितने हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा पता लगने लग जाएगा। अब जैसे चलो इस बात को प्रूफ करके दिखाओ, तुम्हें अपने आप अभी समझ आने लगेंगी चीजें जितने हम मैक्सिमम क्वेश्चन करेंगे। यूजिंग वेक्टर मेथड, prove that the line segments joining the midpoints, ये सारी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ही है, मिड पॉइंट्स ऑफ द adjacent sides of a quadrilateral taken in order form a parallelogram. करके दिखाओ। सर डन। डन, वेरी गुड। चलो करें बेटा। कुछ नहीं है, ये हम वैसे ही सिंपल ज्योमेट्री में तो पढ़ते ही हैं कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल है उसके एडजेसेंट साइड्स के मिड पॉइंट्स को जब जोड़ेंगे तो अंदर एक और क्वाड्रिलेटरल बनता है, वो पैरेललोग्राम होता है। अगर याद हो वो हम मिड पॉइंट थ्योरम वगैरह यूज करते थे, थोड़ा बहुत पढ़ते थे आप लोग। तो ये बात हमेशा याद रखना कि ऐसे मत सोचना कि 10th नहीं आती तो हम +1 +2 में आईआईटी तक की तैयारी कर देते हैं, कहने की बात होती है।
पुराने पाप आगे आते हैं। अच्छा, तो अभी मैं कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल सा बना लूं। ये कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल है, ट्रेपीजियम नहीं है, ठीक है, ABCD। अच्छा, अब इसके पोजीशन वेक्टर मान लो A वेक्टर, B वेक्टर, एक तरह से कोऑर्डिनेट्स ही हैं। इसमें C पॉइंट के कोऑर्डिनेट समाये हुए हैं C वेक्टर में। अभी जब मैं कंपोनेंट्स रिजॉल्व करना सिखाऊंगा ना, तो आपको समझ आ जाएगा। A वेक्टर, B वेक्टर, C वेक्टर, D वेक्टर। अच्छा, अब मैं इनके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहा हूँ। मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक क्वाड्रिलेटरल सा बना। मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके क्वाड्रिलेटरल बना। इस मिड पॉइंट को नाम देते हैं PQRS। इस पॉइंट के पोजीशन वेक्टर क्या बनेंगे? होप सो ये तो अब सबको क्लियर होगा, ये भी सबको क्लियर होगा, ये भी सबको क्लियर होगा, ये भी सबको क्लियर होगा, क्योंकि मिड पॉइंट्स को ज्वाइन किया बच्चों। ये बातें तो सबको क्लियर होंगी ही होंगी। अच्छा, अब उसके बाद मुझे प्रूफ करना है कि ये एक पैरेललोग्राम है। नाउ हाउ टू प्रूफ दिस अ पैरेललोग्राम? तुम P2Q का देखो, ये इस पॉइंट के पोजीशन वेक्टर थे, ये इस पॉइंट के पोजीशन वेक्टर थे। अगर मुझे P2Q वेक्टर लिखना हो तो मैं लिखूंगा Q के पोजीशन वेक्टर, Q के पोजीशन वेक्टर माइनस P के पोजीशन वेक्टर। क्या ये बात समझ पा रहे हो? देखो, बड़ा हिंदी में लिख रहा हूं यार, सबको समझ जाना चाहिए, चाहे कोई छोटा बच्चा है चाहे कोई बड़ा बच्चा है। क्या समझ पा रहे हो बच्चों? बताओ। यस सर। Q के Yes, पोजीशन sir. वेक्टर्स क्या बनेंगे? B वेक्टर प्लस C वेक्टर बाय 2 माइनस P के पोजीशन वेक्टर क्या बनेंगे? A वेक्टर प्लस B वेक्टर बाय 2। सॉल्विंग करोगे मेरे लिए जल्दी? वैसे दिख रहा है C वेक्टर माइनस A वेक्टर बाय 2। क्या पता लगा? P2Q के पोजीशन वेक्टर, P2Q के। क्या तुम S और R के पोजीशन वेक्टर निकाल सकते हो? S और R के, S और R के, R के पोजीशन वेक्टर्स माइनस S के पोजीशन वेक्टर्स क्या बन रहे हैं? देख लो थोड़ा सा। D वेक्टर प्लस C वेक्टर बाय 2, A वेक्टर प्लस D वेक्टर बाय 2, तो ये भी बन गया C वेक्टर माइनस A वेक्टर बाय 2। बोलो बच्चों। Yes, तो sir. अब मैं ऐसे बोल सकता हूँ P वेक्टर एंड SR वेक्टर आर इक्वल वेक्टर्स। और इक्वल वेक्टर्स हमें वैसे ही क्लियर है कौन से होते हैं, जो पैरेलल होंगे और सेम सेंस में होंगे और जिनका लेंथ सेम होगी, और जिनकी लेंथ सेम होगी। तो अब किसी भी क्वाड्रिलेटरल की ये दो साइड्स पैरेलल आ गई, लेंथ सेम आ गई और सेम सेंस में है। चलो वो तो वेक्टर की बात थी, पैरेलली हमें सफिशिएंट थी कंडीशन। तो एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी दो साइड्स पैरेलल हैं और वही दो साइड्स इक्वल हैं, तो वो क्या बन जाता है बेटा? देन इट बिकम्स पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम। सो यहां से हम लिख सकते हैं PQRS इज अ पैरेललोग्राम। क्या ये बात सबको समझ आ गई? क्या ये बात सबको समझ आ गई है? Yes, sir. अच्छा, चलो अभी मैं आपको कंपोनेंट्स की रिजॉल्विंग करवा देता हूँ, या फिर एक दो क्वेश्चंस और कर लेते हैं। चलो लेट्स डू द क्वेश्चन, ताकि हाथ खुले और आपका अच्छे से। ABCD is a parallelogram. ABCD is a parallelogram if L and M are midpoints of BC and DC respectively, then express AL and AM। पहले ध्यान से समझना, ड्राइंग बनाना। in terms of AB vector and AD vector. Also prove that AL vector plus AM vector is equals to 3/2 times AC vector. Come on guys, prove this thing.
करो बेटा सारे जल्दी। जितने कम वेरिएबल्स आप रखोगे उतना ज्यादा बढ़िया रहेगा। चलो मैं भी स्टार्ट कर रहा हूँ, धीरे धीरे करता हूँ। क्वेश्चन यार नेक्स्ट पेज पे आ गया, चलो कोई नहीं। ABCD एक पैरेललोग्राम है। ABCD is a parallelogram. L and M are the midpoints of BC and DC. L and M are the midpoints of BC and DC. ठीक है। Then express AL and AM. AL and AM in terms of AB and AD. In terms of AB and AD. ठीक है। इस पॉइंट के पोजीशन वेक्टर्स को हम मान लेते हैं बी वेक्टर, इस पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को मान लेते हैं डी वेक्टर, इस पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को मान लेते हैं सी वेक्टर। अच्छा, अगर इसकी भी जरूरत पड़ी तो देख लेंगे, वैसे इस यहां से तो लिखना ही है, एक तरह से ये हमारा रेफरेंस पॉइंट होगा ना, तो मुझे इसके पोजीशन वेक्टर्स तो मानने की जरूरत है नहीं, मान भी लेंगे ए वेक्टर, तो कोई इतनी बड़ी दुविधा तो आएगी नहीं अपने को, देख लेंगे बाद में। अच्छा, अब हमें उन्होंने लिखा हुआ है कि मुझे क्या रिप्रेजेंट करना है, एक्सप्रेस AL वेक्टर एंड AM वेक्टर्स इन टर्म ऑफ, क्या लिखा है, AB एंड AD, इन टर्म्स ऑफ AB वेक्टर एंड AD वेक्टर, AB वेक्टर एंड AD वेक्टर, AB वेक्टर एंड AD वेक्टर। वेरी गुड। अच्छा, अब AB B, अगर मैं ध्यान से देखूं AL वेक्टर, ठीक है, इस पॉइंट के पोजीशन वेक्टर्स क्या हैं, इस पॉइंट पे जो पोजीशन वेक्टर्स बनेंगे वो बनेंगे B वेक्टर प्लस C वेक्टर बाय 2। इस पॉइंट पे हमारे पास बनने हैं C वेक्टर प्लस D वेक्टर बाय 2। करो बेटा सारे अपना अपना करो। अब मुझे A to L वेक्टर लिखना है। If now I have to write A to L vector, A to L vector can be written as A to B vector plus B to L vector by using triangle law. By using triangle law. अच्छा, अब मुझे AL को टर्म लिखना था AB और AD की टर्म्स में। AD वेक्टर और AM में क्या रिलेशन है? सर हम BL वेक्टर को AD वेक्टर बाय 2 लिख सकते हैं। BL वेक्टर को AD AD वेक्टर बाय 2 बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं मेरे भाई, क्योंकि वही तो है। तो सर AB वेक्टर और BL वेक्टर का रिजल्टेंट AL वेक्टर आ जाएगा। क्या बोल रहा है यार, मैं BL वेक्टर को AD वेक्टर बाय 2 लिख सकता हूं। क्योंकि ये BC वेक्टर और AD वेक्टर इक्वल थे। अगर अभी पोजीशंस को नहीं भी देख रहा हूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, AL वेक्टर इज इक्वल्स टू AB वेक्टर प्लस BL को क्या लिख दिया, AD वेक्टर बाय 2, AD वेक्टर बाय 2। ये तो सीधा ही प्रूफ हो गया, इसमें तो करना ही कराना कुछ नहीं था, पोजीशंस की तो लोड ही नहीं। क्या नहीं समझे? AL वेक्टर। अच्छा, अब मुझे क्या प्रूफ करवाना चाहते हैं, ये AM वेक्टर। AM वेक्टर को मैं क्या लिखता हूं भाई, मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं, AM वेक्टर को देखना पैरेललोग्राम लगाते हैं, A to D वेक्टर प्लस D to M वेक्टर इज इक्वल्स टू AM वेक्टर, ट्राइंगल लॉ। क्या समझ पा रहे हो? A to D, D to M, A to M,
होप सो क्लियर हो रहा होगा बेटा आप सबको। Yes, अब ए टू डी वेक्टर, ए टू डी की में फॉर्म में तो हमें लिखना था, और डी टू एम वेक्टर को मैं क्या लिख सकता हूं, अगर तुम थोड़ा ध्यान से देखो, ए बी वेक्टर बाय टू, ए बी वेक्टर बाय टू, तो ये ए टू एम वेक्टर बन गया। यही तो प्रूफ करना था। देख लेते हैं इन्होंने क्या प्रूफ किया। इनका भी यही आया, ए बी वेक्टर बाय टू प्लस ए डी वेक्टर। इन्होंने बड़ा लंबा सा किया, अपने को लोड ही नहीं, सीधा दिख रहा है तुम लोगों को। yes, बताओ बेटा, एवरीवन इज कंफर्टेबल विद दिस प्रोसेस? देखो ये दोनों तो इक्वल वेक्टर्स ही है ना, ए बी वेक्टर और डीसी वेक्टर, और डीसी वेक्टर का आधा ही डीएम वेक्टर है। क्या समझ पा रहे हैं बच्चे, सारे बच्चे? Yes. यस सर। तो ये तो प्रूफ हो गया कि ए एल एंड ए एम वेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ ए बी एंड ए डी वेक्टर। और एक ये क्या प्रूफ करवाना चाहते हैं, ए एल वेक्टर प्लस ए एम वेक्टर 3/2 टाइम्स ए सी वेक्टर। प्रूफ कर देते हैं, इन दोनों को ऐड कर दो, इन दोनों को ऐड कर दो, ए एल वेक्टर प्लस ए एम वेक्टर। अगर तुम ध्यान से देखो तो ये कितना बनेगा, 3/2 टाइम्स ए बी वेक्टर। ए बी आपस में तो एडिंग हो जाएगी ना, 3/2 टाइम्स ए डी वेक्टर, 3/2 कॉमन निकाल लो, ए बी वेक्टर प्लस ए डी वेक्टर। देखना ये ए बी प्लस ए डी ड्रॉइंग में दिख जाएगा मेरे हिसाब से, ए बी प्लस ए डी, ए बी प्लस ए डी। बताओ क्या होता है वो, ये ट्राइंगल लॉ। वेरी गुड, AC. क्योंकि पैरेललोग्राम लॉ बन गया ना एक तरह से, yes, पैरेललोग्राम लॉ। क्या थोड़ा समझ पाए अब वेक्टर्स को, थोड़ा फील आगे से ज्यादा? देखो अगर पॉजिटिवली काम करो तो समझ आएगा। क्या बात समझ पाए बेटा सारे? इसमें कोई फर्क ही नहीं था, कोई छोटा बच्चा था या कोई बड़ा बच्चा था, मेरे हिसाब से जिस बेसिक से हम चले थे। क्या समझ पाए कि नहीं समझ पाए? yes sir, यस सर। अच्छा, यस सर। अब एक इम्पॉर्टेंट काम जो आप सबके बहुत काम में आएंगी, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का, लिखो कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर इन 2 डायमेंशन। कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर इन 2 डायमेंशन। कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर इन 2 डायमेंशन, ये क्या बात है बच्चों? थोड़ा ध्यान से समझो ये क्या प्रोसेस है। अब वही हमारा स्टैंडर्ड ज्योमेट्री सिस्टम आ गया, कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, इसको हम बोलते हैं वाई एक्सिस। सबको ये बातें क्लियर ही हैं? ये हमारा एक्चुअल में हो गया ओरिजिन। ठीक है, मेरे पास कोई भी वेक्टर है, मेरे पास कोई भी वेक्टर है, मुझे उसको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग रिवॉल्व करना है, रिजॉल्व करना है। ठीक है, तो उसके कंपोनेंट्स क्या होंगे? पहली बात तो हमें डायरेक्शंस फिक्स करनी पड़ेगी। वी हैव टू फिक्स डायरेक्शंस। जो एक्स की डायरेक्शन होती है उसको आई कैप बोला गया। एक्स की डायरेक्शन को क्या बोलते हैं? आई कैप। क्या बेटा ये बात समझ पा रहे हो? आई Yes, कैप sir. क्या होता है? इट इज अ यूनिट वेक्टर, और आई विल से इट इज ओनली डायरेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस। इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, आई कैप का मैग्नीट्यूड 1 होता है। और वाई एक्सिस के अलोंग हमने बोला गया जे कैप। वाई एक्सिस के अलोंग जो डायरेक्शन है उसको क्या बोला गया प्यारे बच्चों? जे कैप। ये सिर्फ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है वाई की। एम आई क्लियर अप टू दिस पॉइंट? yes, अब मेरे पास कोई भी एक ओपी वेक्टर है, वी हैव ओपी वेक्टर। अब ध्यान से समझना, फिजिक्स में बहुत काम करेंगे आपकी ये चीजें। ओपी वेक्टर, ओपी वेक्टर को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग रिवॉल्व करना है, उसके कंपोनेंट्स को तोड़ना है। तो देखना कैसे तोड़ेंगे, अगर थोड़ा सा ध्यान से देखो आप लोग। अगर ये पॉइंट, cos theta OP sin theta। और ये तो यार फिजिक्स की डेफिनेशन बोल दी तूने, ये तो मैथ में बहुत एंड में पढ़ते हैं, क्योंकि ये तो दिख ही रहा है ज्योमेट्री से। देखो ध्यान से, इस पॉइंट के पोजीशन वेक्टर क्या हुए? एक्स कॉमा वाई। एक तरह से ये पॉइंट ही है ना, एक्स कॉमा वाई हमारे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। बात Yes, समझ रहे हो sir. कि नहीं? अच्छा, Yes, sir. अब ये एक्स कॉमा वाई, तो मैं इसको एक्स बोल लूं और इसको वाई बोल लूं। क्या ये समझ पा रहे हो? परपेंडिकुलर गियर है भाई। Yes, sir. अच्छा, तो मैं इसको ऐसे बोल लूं प्यारे बच्चों कि
ये ओपी वेक्टर है, इस पॉइंट को ए नाम दे लो चलो, कि ओए वेक्टर प्लस एपी वेक्टर इज इक्वल्स टू ओपी वेक्टर बाय यूजिंग सिंपल ट्रायंगल लॉ। देखो ओए, एपी और रिवर्स ऑर्डर में ओपी। क्या समझ पाए बच्चों? ओए वेक्टर क्या बनेगा? एक्स आई कैप। एपी वेक्टर क्या बनेगा? अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो, वाई जे कैप। ये इसी के तो पैरेलल है, इसी के तो पैरेलल है ये यहाँ पे। क्या समझ पा रहे हो बच्चों? यस ये हमारे पास क्या बन गया? ओपी वेक्टर। तो ओपी वेक्टर को हमने कैसे रिजॉल्व कर दिया? एक्स आई कैप वाई जे कैप। दिस इज अ रिवॉल्व, मतलब कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करना, जो भी बोल लो। क्या बात समझ आई कि नहीं आई? वेक्टर की फॉर्म में। हाँ, आप लोग, अब मैं आपको फिजिक्स वाली बात भी क्लियर कर दूं, जो आपको मेनली यूज होती रहती है। वो लोग इसको आर बोल लेते हैं, कई बार इसको थीटा बोल लेते हैं। तो वो बोलते हैं इसका एक एक्सिस इस डायरेक्शन के अलोंग जो कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड है वो है आर कॉस थीटा। इसका इसके अलोंग जो कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड है वो है आर साइन थीटा। एक्चुअल में कुछ नहीं है, ये वाई ही है हमारा, ये हमारा एक्स ही है। और अगर हमें इसको वेक्टर की फॉर्म में लिखना हो तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, आर कॉस थीटा आई कैप आर साइन थीटा जे कैप, अगर हम उसको रिवॉल्व कर रहे हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग। क्या बात क्लियर हो रही है बच्चों? एक्चुअल में ये एक्स और वाई ही है। क्या आप लिंक कर पा रहे हो मैथमेटिक्स को फिजिक्स के साथ? बताओ। यस सभी सर। मन में कोई डाउट तो नहीं है ना? अच्छा, तो अब तुम मुझे ओपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना बता सकते हो, क्या निकलेगा? इट इज वेरी इजी टू सॉल्व दिस थिंग। बताओ बच्चों, ओपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या निकलेगा? सिंपल है यार मेरे हिसाब से, पाइथागोरस थ्योरम लग रही है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट। क्या बात क्लियर हो गई बच्चों? पाइथागोरस थ्योरम इज एप्लीकेबल। सभी को क्लियर है बेटा? यस सर। अच्छा, यस अब थोड़ा सा अगर हम और डिटेल में चलें, कि जी कहते हैं मान लो वेक्टर यहां पे होता ओपी, ठीक है? ओ नहीं लिखते, ओ तो इसको लिखते हैं, इसको ए लिख लेता हूं, ठीक है? एपी। इसके पोजीशन वेक्टर से रिजॉल्व करने हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 लिख लो, इनको x2 y2 लिख लो, पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स, ठीक है? तो इसके अलोंग और इसके अलोंग कैसे रिजॉल्विंग होगी? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग, या फिर ये वाला, इसको आप दे लो नाम बी का। ए बी वेक्टर जो बनेगा वो एक्स एक्सिस के अलोंग आ जाएगा, एक्स एक्सिस के अलोंग। और जो बीपी वेक्टर बनेगा वो वाई एक्सिस के अलोंग आ जाएगा। क्या ये बात समझ रहे हो बच्चों? क्या ये बात समझ रहे हो? अब ए बी वेक्टर आप लोग बता सकते हो क्या क्या आएगा? ए बी वेक्टर x2 minus x1। वेरी गुड, x2 माइनस x1 आई कैप, अगर थोड़ा ध्यान से देखो। और बीपी वेक्टर क्या बनेगा? y2 माइनस y1 जी कैप। क्या ये बात समझ पा रहे हो? आई कैप जी कैप वाली बातें, इट इज इजी टू अंडरस्टैंड अकॉर्डिंग टू मी। अगर आपको समझ आ गई हैं पुरानी चीजें, अब तो हम बहुत इजीली, अब तो हम 4-5 दिन में सारा वेक्टर अलजेब्रा खत्म कर देंगे, सारा अच्छे से, अगर तुम लोग उस फ्लो में चले तो। क्या ये समझ पाए कि कैसे आया ये? यस सर। सभी बच्चे? यस सर। यस सर। यस क्या बात है, देख लो, ये कुछ यहां से यहां तक का डिस्टेंस x1 है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस x2 है। तो a टू b इस पॉइंट के पोजीशन वेक्टर्स और इस पॉइंट के पोजीशन वेक्टर्स हमें लिखने थे। तो थोड़ा अगर तुम ध्यान लगाओ, x2 माइनस x1 ही आएगा ना वो, ये y एक्सिस के अलोंग है, ये x2 माइनस x1।
समझ पा रहे हो? ए टू बी क्या है एक्चुअल में? x2 माइनस x1 लेंथ है, आई कैप लगा दी तो डायरेक्शन वेक्टर बन गया। बात समझ पा रहे हो? मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, इट इज वेक्टर। क्लियर हो रहा है बच्चों? और इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा ये वाला? ये तो यार बताने वाली बातें भी नहीं लग रही अब मुझे, डिस्टेंस फॉर्मूला ही सा है क्या नहीं? यस सर। सभी को क्लियर है? यस सर। वेरी गुड। आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो अब बस कुछ नहीं है, मान लो एडिशन करनी है, एडिशन करनी है। एक ए वेक्टर हमें लिखा हुआ है a1 i कैप a2 j कैप, और एक बी वेक्टर लिखा हुआ है b1 i कैप b2 j कैप। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कैसे करेंगे? आई कैप वाली टर्म्स आपस में ऐड हो जाएंगी, आप समझ ही पा रहे हो, आई कैप कॉमन निकल गया, ये वाली टर्म्स आपस में ऐड हो जाएंगी, समझ ही पा रहे हो बेटा सारे? ऐसे ही एडिशन या सब्ट्रैक्शन, बात समझ पा रहे हो? अगर मैं यहाँ पे प्लस माइनस कर दूं, क्या बात समझ पा रहे हो? यस सर। यस अच्छा, और एक ध्यान से बात समझो, अगर ये दो वेक्टर्स इक्वल वेक्टर्स हैं, इफ ए वेक्टर इज बी वेक्टर आर इक्वल, इफ बोथ आर इक्वल, तो क्या कंडीशन होल्ड करेगी? a1 i कैप a2 j कैप इज इक्वल्स टू b1 i कैप प्लस b2 j कैप। अच्छा, तो अब ध्यान से समझो बच्चों, a1 को b1 के इक्वल होना पड़ेगा और a2 को b2 के इक्वल होना पड़ेगा। क्या ये बात समझ रहे हो? क्या ये बात समझ रहे हो? यस सर। यस। अगर और डेप्थ में समझना चाहते हो तो ऐसे समझ लो, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ a1 माइनस b1 i कैप a2 माइनस b2 j कैप इज इक्वल्स टू जीरो वेक्टर। अब ये वाली चीज जीरो वेक्टर कब होगी? ये वाली चीज, क्योंकि ये एक अलग ही डायरेक्शन में है, ये एक अलग ही डायरेक्शन में है, तो इस टर्म को भी जीरो होना पड़ेगा, इस टर्म को भी जीरो ही होना पड़ेगा। इसको ऐसे लिख लो, जीरो आई कैप जीरो जे कैप। तो अब देख लो, a1 b1 के इक्वल आ जाएगा, यहां से a2 b2 के इक्वल हो जाएगा। एम आई क्लियर टू ऑल बेटा? यस सर। यस। वेरी गुड। अच्छा, अब ना आपने शायद फिजिक्स में किया हो, काफी बच्चों ने, वो लोग ये निकलवाते हैं कि अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर, ये मैं कुछ वैसे ही कंसेप्ट करवा रहा हूँ, हमारे मैथमेटिक्स में इसका कोई लेना देना नहीं है, वो एक एग्जाम्पल में ही आ जाता है, ठीक है? तो मैं आपको करवा रहा हूँ, एक एक्स्ट्रा सा कंसेप्ट लिख लो, एक एक्स्ट्रा सा कंसेप्ट लिख लो। अब उन लोगों ने जब आपको करवाया होगा, मेरे दोस्तों ने, सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, सी वेक्टर एक्चुअल में क्या है? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है। अब सी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है ना, वो लोग ये निकलवाते हैं, ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर 2 टाइम्स ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस ऑफ थीटा। अगर किसी को पता है वैसे? सर इसका अंडर रूट भी होता है। यस सर, इसका Yes, अंडर रूट sir. होता है। मेरे भाई स्क्वायर है। तो भी सर एक बार ऊपर दिखा दो, क्या दिखाऊं? ऊपर वाला। ये लो सर, ठीक है? यस सर। ये बात ठीक है? क्या प्रूफ कर सकते हो? मेरे हिसाब से ऑरली प्रूफ कर दोगे अब। सर हो गया प्रूफ। हो गया किया हुआ सर। है इसका proof। सर डन। देखो कैसे मैं करूं अब। आदित्य जी कह रहे हैं प्रूफ किया हुआ है, तो बिल्कुल, हम कब मना कर रहे हैं। ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ऑब्वियसली सी बात है ये सी वेक्टर रहेगा पैरेललोग्राम में, ये अब एक पैरेललोग्राम बन चुकी है बच्चों। अब मुझे इस डायगोनल की लेंथ निकालनी है। मैं ये बोल सकता हूं कि ये ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, ये लेंथ, अब लेंथ वाइज देख रहे हैं, ये बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। क्या ये बात समझ पा रहे हो? और इन दोनों के बीच का एंगल क्या है? थीटा।
जिन दोनों वेक्टर्स का हमें सम निकालना है, वेक्टर एडिशन कर रहे हैं, तो ये एंगल कितना होगा बता सकते हो? 180 minus 180 minus theta. वेरी गुड। अब कोसाइन रूल लगा दो, इसको सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिख देता हूं, इस लेंथ को। कोसाइन रूल लगा दो यहाँ पे, cos ऑफ 180 माइनस थीटा क्या होगा गधों, अगर थोड़ा बहुत याद है? मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स, याद है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाय 2 टाइम्स मॉड ए इंटू मॉड बी। क्या समझ आया कि नहीं कोसाइन रूल? Yes, sir. ये बन गया माइनस ऑफ कॉस थीटा, ये तरफ इस तरफ चली गई टर्म। क्या किसी ने इस अप्रोच के साथ किया था? इसको इधर ले आते हैं, इसको इधर ले आते हैं। अब लिंक कर पा रहे हो मैथमेटिक्स को फिजिक्स के साथ? क्या अभी भी नहीं? देखो इससे ज्यादा तो मुझे भी नहीं आता यार। तो कहने का मतलब क्या है कि मैथमेटिक्स से ही फिजिक्स की जनरेशन होती है। समझ पा रहे हो कि नहीं बेटा सारे बच्चे? बताओ जल्दी। Yes, sir. क्लास इज गोइंग टू बी ओवर नाउ। क्या समझ पा रहे हो कि आपने जो ये फॉर्मूला किया हुआ है, चलो अंडर रूट कर देता हूँ, स्क्वायर अच्छा नहीं लग रहा अगर, प्लस 2 मॉड ए मॉड बी कॉस ऑफ थीटा, ये मैथमेटिक्स ने ही जनरेट किया है। क्या बात क्लियर है सबको? यस सर। सभी को आज तक का काम समझ आ गया सबको जो हमने किया? सब किसी को कोई डाउट नहीं? होमवर्क क्या है? 60 क्वेश्चंस आपको करने हैं आगे वेक्टर्स के, और जिस दिन मैं होमवर्क चेक करूंगा उस दिन दिक्कत हो जाएगी। और एक होमवर्क कॉपी अलग ही बना के रखना, ठीक है? वो सारी इकट्ठी चेक करेंगे, तो एक कॉपी लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लगा लोगे ना सारे? क्या बोल रहे हैं ओम प्रकाश जी? सर क्वेश्चन भेज दो सर। सर क्वेश्चंस मेरे पास सच में नहीं है इस लेवल पे, मतलब फिर भी मैं ट्राई करूंगा। सर फिर हमारे पास कहाँ से आ जाएंगे? तो भाई तू ढूंढ ले थोड़ा सा, अब मैं अगर नेट पे ढूंढूंगा तो मिल जाएंगे। अब तू समझ रहा है, सारा दिन तो तुझे पता ही है, तूने देखा ही है कल मेरा शेड्यूल। ओके। फिर भी मैं ट्राई करता हूँ। कुछ नहीं है यार, +2 की आरडी है तुम लोगों के पास? यस सर। हाँ, तो एक बच्चा +2 की आरडी से पीडीएफ बना के भेज दो यार ग्रुप में, मुझे भेज दो, मैं सबको भेज दूंगा। किड्डी गल है यार, पहला चैप्टर है अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स, थोड़ी एक दूसरे की हेल्प कर लो, आरडी खरीद लो। सर चलो बाय। उसमें से